नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथ आशीष में आपका स्वागत है। आइए आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है किसी भी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए, पॉलिटिकल साइंस एस्पायरेंट्स के लिए, कि कैसे आज वर्ल्ड में एंड ऑफ आइडियोलॉजी हो रहा है, मतलब विचारधारा का कैसे अंत हो रहा है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके प्रतिपादक डैनियल बेल थे और इन्होंने अपनी पुस्तक में किस प्रकार इसकी विवेचना की, साथ साथ में कौन कौन से अदर थिंकर्स ने इस बारे में बात की, उसकी भी बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण अंत में हम लोग दो प्रमुख क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा का क्या मतलब है। दोस्तों, विचारधारा विचारधारा मतलब क्या होता है कि हमारा जो थॉट है, हमारा जो विचार है, आखिर वो किस ओर प्रभावित हो रहा है। तो दोस्तों, विचार जो है वो बहुत बार किससे प्रभावित होती है, तो हमारे परिवार से, हमारे सोसाइटी से, हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से, ये सारी चीज़ों से प्रभावित होती है। तो देख सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन के तौर पे बात करें तो क्या होगा। आइडियोलॉजी means a set of those ideas which are accepted to be true by a particular group without further examination। मतलब किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप के द्वारा, किसी पार्टिकुलर ग्रुप से इंस्पायर होकर अगर किसी धारणा को, किसी विचार को अपना लिया जाता है तो उसे हम लोग विचारधारा कहते हैं। अब दोस्तों है, these ideas are invoked in order to justify or denounce ए पार्टिकुलर वे ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो ये विचारधारा जो है वो किस लिए है, वो किसी पार्टिकुलर विचारधारा की सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ को जज करने के लिए है। जैसे हम लोग अगर लिबरलिज्म को मानते हैं तो हम लोग सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म की आलोचना करते हैं, एवं जो लोग मार्क्सिज्म को मानते हैं, जो लेफ्ट विंग है, जो वामपंथी है, वो लिबरलिज्म की आलोचना करते हैं, यानी कि वो जो फ्री मार्केट सोसाइटी है उसकी वो आलोचना करते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, आइडियोलॉजी इज ए मैटर ऑफ फेथ, जिसको हम लोग हिंदी में विश्वास कहते हैं। ये विश्वास है जो लोगों को किसी खास ओर ले जाता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज राइट, यानी कि आपके अनुसार जो सही है उसे हम लोग आइडियोलॉजी मान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसके क्लासिफिकेशन को, तो आइडियोलॉजी को मुख्यतः हम लोग दो ही पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है सेट ऑफ आइडियाज, मतलब आपकी आइडियाज की एक सेट, और दूसरा है साइंस ऑफ आइडियाज, यानी एक ऐसा आइडियोलॉजी जो दूसरे आइडियोलॉजी को साइंटिफिक तरीके से क्रिटिसाइज करता है। नहीं, ये नहीं, ये सही है और क्यों सही है उसकी वो पूरी की पूरी साइंटिफिक बेसिस प्रदान करता है। तो इससे देख सकते हैं कि द टर्म आइडियोलॉजी वॉज क्वाइंड बाई एंटोनियो डेसट डिट्रेसी। अगर ये क्वेश्चन हमेशा पूछ दिया जाता है कि आइडियोलॉजी जो टर्म है, विचारधारा जो शब्द है, उसे किसने प्रतिपादित किया, तो ये प्रतिपादित किया गया था एंटोनियो डेसट डी ट्रेसी के द्वारा। अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है वो क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी इज फॉल्स कॉन्शसनेस, यानी एक गलत चेतना है। आइडियोलॉजी जो है वो एक गलत चेतना है, ऐसा कहा जाता है कार्ल मार्क्स के द्वारा। अब इसके बाद कार्ल पॉपर एक अदर थिंकर है, उनका क्या कहना है। आइडियोलॉजी इज कंसर्न विथ क्लोज सोसाइटी विच लीड्स टू टोटलिटेरियनिज्म। मतलब आइडियोलॉजी जो है वो क्लोज सोसाइटी कैसे कहा जाता है, जिसमें फ्री, मतलब वो पूरी तरह से खुली ना हो, वहां पर पूरी तरह से आज़ादी ना हो। जैसे हम लोग मान सकते हैं फासिज्म, नाजिज्म, ये सारा जो सोसाइटी था वो क्लोज सोसाइटी था, क्योंकि वहाँ के लोगों को लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और अन्य तरह की फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले थे। तो विच लीड्स टू टोटलिटेरियनिज्म, तो ये कहते हैं कि एक ऐसा विचारधारा का एक ऐसा क्लोज सोसाइटी के साथ रिलेशन है जो सर्वसत्तावादिता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट वर्ल्ड में अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो अनेक आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलती है, जैसे लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, अनार्किज्म, फेमिनिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, ये सारी अनेक विचारधाराएं आज हमारे सामने आती है। लेकिन हम लोग अपनी टॉपिक पे चलते हैं कि आखिर एंड ऑफ आइडियोलॉजी का क्या मतलब है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी का प्रतिपादन किसने किया एवं इसमें महत्वपूर्ण बात क्या कही गई, इसको समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आप यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे, ये है डैनियल बेल।
डैनियल बेल वही व्यक्ति जिन्होंने विचारधारा की अंत की एक साइंटिफिक तरीके से अपनी पुस्तक में प्रतिपादित किया। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, यही पुस्तक है इनका फर्स्ट पेज, कि द एंड ऑफ आइडियोलॉजी ऑन द एग्जॉशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इन द 50s रिटन बाय डैनियल बेल। तो डैनियल बेल वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, एंड ऑफ आइडियोलॉजी को एक साइंटिफिक तरीके से इसे प्रूव करने की कोशिश की एवं अपनी पुस्तक में अपनी इसकी विवेचना की। तो इस संदर्भ में हम लोग आगे देखते हैं। इससे पहले देखते हैं द एंड ऑफ आइडियोलॉजी एक फ्रेज है। फ्रेज किसे कहा जाता है? फ्रेज कहा जाता है सेट ऑफ वर्ड्स को, जहां दो तीन वर्ड्स एक साथ मिलते हैं और कुछ मीनिंग देते हैं, उसे फ्रेज कहा जाता है। तो दिस फ्रेज एंड ऑफ आइडियोलॉजी वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय अल्बर्ट कामू। ये भी अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। इसके बाद है एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट जो हुआ था वो सबसे पहले कब हुआ था? वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में हुआ था। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी देशों के जो इंटेलेक्चुअल्स लोग थे उनके बीच हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये मिलान इटली में हुआ था और उस कॉन्फ्रेंस का नाम था द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का भविष्य। ये 1955 में हुआ था। तो इसके बाद जो है डैनियल बेल 1960 में अपनी एक पुस्तक लिखते हैं। तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में जो सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक तरीके से वो डैनियल बेल है, बताया मैंने। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, इनकी पुस्तक क्या है? एंड ऑफ आइडियोलॉजी ऑन द एग्जॉशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इन 15, जो 1960 में 1960 में प्रकाशित किया गया था। तो इन्होंने क्या बात की, इसको समझना आवश्यक है। इन्होंने क्या बात की? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सबसे पहले समझते हैं पोस्ट इंडस्ट्री का मतलब क्या है। हम लोग समझ देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 17, 18, 19 सेंचुरी में उधर हुआ था। लेकिन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब जो 20th सेंचुरी है उसमें क्या है? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आर प्रोन टू सिमिलर डेवलपमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। आज हम लोग ये देखते हैं कि जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब जो आज की सोसाइटी है वो सभी की सभी सोसाइटी का एक जैसा विचार, एक जैसा सोच होता है। वो सोच कौन सा है? वो सिमिलर डेवलपमेंट। हर देश, चाहे वो चाइना हो, चाहे रसिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे हमारा खुद इंडिया हो, हम सारे देश सिर्फ एक ही चीजों की बात करते हैं, दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे आज हम लोग भारत में आत्मनिर्भर भारत की योजना जो है वो भी किस सेक्टर में? वो किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं है, वो मुख्यतः इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी। तो यही कहना है डैनियल बेल का कि जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है और प्रोन टू सिमिलर डेवलपमेंट, वो सभी सोसाइटीज में एक जैसे डेवलपमेंट की बात की जा रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। उनका आइडियोलॉजी चाहे कुछ भी हो, चाहे मार्क्सिज्म हो, चाहे लिबरलिज्म हो, हर देश जो है वो अपने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राइमरी मान रहे हैं एवं प्राइमरी कंसर्न मानते हुए वो इसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो इस देश देख सकते हैं, आइदर ए स्टेट इज नोन बाय इट्स आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म और आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म दैट इज कम्युनिज्म, दे ऑल आर अडॉप्टिंग सिमिलर आइडियाज दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हर देश जो है चाहे उसका आइडियोलॉजी कुछ भी हो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राइमरी मान रहे हैं। तो प्राइमरी कंसर्न जो हो गया है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एवं जो सेकेंडरी हो गया है वो आइडियोलॉजी, मतलब सेकेंडरी बाद में आता है, आइडियोलॉजी पहले किसी भी देश के लिए उसकी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से विचारक जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। तो इस संदर्भ में जो सबसे पहले है वो है राल्फ डैहरेनट्रॉप। ये कौन है दोस्तों? तो ये जर्मन ब्रिटिश सोशलिस्ट है। देखिए इनका ये जो है ये राल्फ डैहरेनट्रॉप, ये जर्मन ब्रिटिश सोशलिस्ट हैं एवं ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं। और इन्होंने इस जो है वो मॉडर्न सोसाइटी में आज के वर्तमान समय में क्लास डिवीजन किस तरह से है उसकी उन्होंने बात की थी। जैसे सबसे पहले क्लास डिवीजन की बात तो कार्ल मार्क्स ने की थी अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। तो राल्फ डैहरेनट्रॉप जो है वो क्या कहते हैं उसे समझना आवश्यक है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें उन्होंने क्या बात की? ही एडवोकेटेड ए कंसेप्शन ऑफ पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी। मतलब अभी के वर्तमान समय में वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, पूंजीवादी सोसाइटी की बात करते हैं, वेयर द क्लास स्ट्रक्चर हैज सब्सिडेंटली अंडरगोन मॉडिफिकेशन, जहां क्लास स्ट्रक्चर जो है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? मॉडिफिकेशन की ओर जा रहा है। तो इनका यहाँ पे यही कहना था कि जो वर्तमान का जो सोसाइटी है वर्ल्ड में वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनते जा रहा है। मतलब वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आइडियोलॉजी की वो बात नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या है, इनके बाद एक और थिंकर हैं डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो।
इनका क्या कहना है, इन अपनी पुस्तक में इनका कहना है कि द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ऑल कंट्रीज आर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ये भी इसी संदर्भ में कहते हैं कि किसी भी देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो उनके आइडियोलॉजी से अलग होता है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्राइमरी कंसर्न है और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बाद में आता है। और क्या कहते हैं ये, अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज प्लेज नो रोल इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। ये बताते हैं कि वर्ल्ड के चाहे आप किसी भी देश की एग्जांपल उठाकर देख लो, चाहे उनकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, वो उनका जो प्राइमरी कंसर्न है वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ना कि अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का प्रचार करना है। तो इस तरह से डब्ल्यू रोस्टो को आपने देख रहे हैं। ये जो है डब्ल्यू रोस्टो जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे और वहाँ के प्रेसिडेंट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे। तो ये अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक में इस तरह की महत्वपूर्ण बात करते हैं कि जो प्रेजेंट सोसाइटी है वो जो है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होने के साथ साथ वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वो आइडियोलॉजी का आज प्राइमरी रोल नहीं रह गया है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण थिंकर है, इनका नाम है जे के गैल्ब्रेथ जो है वो कैनेडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। कौन है? कैनेडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। इन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट 1967 में इसने क्या लिखी वो समझना महत्वपूर्ण है। He observed that all industrialized society are destined by similar development। ये बताते हैं कि आज विश्व में चाहे कोई भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो, हर किसी का डेस्टिनेशन जो है, लक्ष्य जो है वो एक जैसी है, एक जैसी विकास की है, एक जैसी डेवलपमेंट की है। He asserted that economic society involves greater centralization, bureaucratization, प्रोफेशनलाइजेशन एंड टेक्नोक्राटाइजेशन। मतलब इनका कहना है जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है प्रेजेंट वर्ल्ड में, उनके पास सेंट्रलाइजेशन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, प्रोफेशनलाइजेशन एवं टेक्नोक्राटाइजेशन की जो मुख्य बात है वो हो रही है, ना कि उनकी अपनी आइडियोलॉजी की प्रचार और प्रसार करने की हो रही है। जैसे आज भी हम लोग देख सकते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाइना तो बात करता है किस चीज़ का कि हम सोशलिस्ट कंट्री है, हम कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पे सोशल इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात होनी चाहिए। लेकिन आज भी देख रहे हैं वो अमेरिका की भांति ही अपने इकोनॉमिक ग्रोथ की रेस में लगा हुआ है एवं वो अपनी आज वर्ल्ड पावर बनने के कगार पे वो खड़ा है। शायद भविष्य में देखने को मिल भी जाए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे जो थिंकर्स है वो एक जैसी बात करते हैं कि आज जो प्रेजेंट सोसाइटी है वो सोसाइटी आइडियोलॉजी को प्रेफरेंस नहीं देता है, आइडियोलॉजी को प्राइमरी कंसर्न नहीं मानता है। हर देश का आज प्राइमरी कंसर्न जो है वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ना कि अपना आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार करना है। तो अब है कि इसके क्रिटिसिज्म को भी समझना आवश्यक है। क्रिटिसिज्म में हम लोग देखते हैं कि इसमें मुख्यतः रिचर्ड टिटमस, सी राइट मिल्स, सी बी मैकफर्सन, ये सारे विचारक आते हैं। तो इसमें ये सारे विचारकों का एक जैसा कहना है। वो क्या क्या है धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले रिचर्ड टिटमस जो है उनका क्या कहना है, ये आर्ग्यूड दैट द चैंपियंस ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस, that is Daniel Bell, overlooked the problem of centralization of economic power, social disorganization and culture deprivation within the capitalist system। ये बताते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उनमें कैसी कल्चरल डिप्राइवेशन होते जा रहा है, वहाँ पे कैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होते जा रहा है। ये सारी बातों का वो क्या बोलते हैं, नकारते हैं और बताते हैं कि उस देशों में जो कैपिटलिस्ट कंट्री है वहाँ पे किस तरह से अनइक्वलिटी है, वहाँ पे किस तरह से पॉवर्टी है और वहाँ के जो नीचे तबके के लोग हैं वो किस तरह से सस्टेन कर रहे हैं, वो समझना बहुत आवश्यक है। जिसको एंड ऑफ आइडियोलॉजी के जो प्रतिपादक हैं वो पूरी तरह से नकार कर सिर्फ अपनी कैपिटलिस्ट सोसाइटी की प्रचार करने में लगे हैं, ऐसा रिचर्ड टिटमस का कहना है। इसके बाद सी राइट मिल्स हैं, ये क्या कहते हैं, ही आल्सो डब्ड दैट द अपहोल्डर्स ऑफ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस द एडवोकेट्स ऑफ स्टेटस क्यो। मतलब ये बताते हैं, सी राइट मिल्स ये क्लेम करते हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के जो लोग हैं वो एंड ऑफ आइडियोलॉजी के माध्यम से बताते हैं कि अब कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, कि अब जो कैपिटलिस्ट बन गया अब वो हमेशा वैसे ही बने रहेगा, जबकि ऐसा जरूरत नहीं है। अब क्या है, सीबी मैकफर्सन एक अदर विचारक है, क्या कहते हैं, द चैंपियंस ऑफ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस
मेकर्स ए फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन मार्केट सोसाइटी। मतलब ये भी इस माध्यम से ये क्लेम करना चाहते हैं कि वो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो अपनी खामियां जो है जहां वहाँ पे इनइक्वलिटी की जो भावना है उसको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस डिबेट के माध्यम से, एवं अपनी कैपिटलिस्ट विचारधारा की प्रचार करने में वो लगे हैं। तो इस तरह से दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। चूंकि इसमें एक ही मुख्य बात की गई है, जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी के जो थेटिस्ट के विचारक जो हैं वो एक ही बात करते हैं कि आज वर्ल्ड में आप चाहे किसी भी आइडियोलॉजी को अपना रहे हो, आइडियोलॉजी आज प्राइमरी कंसर्न नहीं रह गया है। आज जो प्राइमरी कंसर्न रह गया है वो हर देश का अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट रह गया है। तो अब हम लोग दोस्तों दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो अक्सर एंट्रेंस एग्जामों में खास करके पूछ दिए जाते हैं और यूजीसी नेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस। इनमें से कौन है जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस से बात मतलब उससे संबंधित है? तो रॉबर्ट डहल, फ्रांसिस फफुआमा, डैनियल बेल और या ऑल ऑफ द अबव। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज फंक्शंस ऑफ आइडियोलॉजी। इनमें से कौन ऐसा पॉइंट है जिस जो आइडियोलॉजी का फंक्शंस है, आइडियोलॉजी का काम है? तो सबसे पहला, इट प्रोवाइड्स एन एक्शन। क्या आइडियोलॉजी एक एक्शन प्रोवाइड करता है? जी हाँ। हेल्प्स इन सिक्योरिंग लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल रिजाइम। क्या ये पॉलिटिकल रिजाइम मतलब किसी भी शासन का को लेजिटिमेट करने में ये अपना योगदान देता है? हाँ। इवेलुएट एंड इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल सिस्टम। क्या ये पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है? बिल्कुल करता है। हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग मासेस टुवर्ड्स कलेक्टिव गोल्स। क्या ये किसी मास को मतलब बड़े लोग बड़े संख्या में लोगों को मोटिवेट करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है? तो ये भी बात सही है। तो इस सेकंड क्वेश्चन का मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये चारों जो पॉइंट्स हैं वो जो है वो आइडियोलॉजी का अपना अपना फंक्शंस है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।